तो सर, जिस दिन आपको ये पता चला कि आप राम मंदिर के इस मुद्दे के जज हैं और ये फैसला आपको संभालना है, ये केस, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ? तो बोले उसने आई क्लाउड पे मुझसे ओपन करने की परमिशन मांगी और वो अपनी लोकेशन जो है कराची सिंध पाकिस्तान बता रहा है। तब मैं चौंका। किस तरीके आपने 1,40,000 से ज्यादा निर्णय लिए अपने कार्यकाल में, ये अपने आप में जो हमारी न्यायपालिका है उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है। इन बिटवीन कोई डायरेक्ट कोई धमकी आपको बोला गया हो कि ये कर देंगे या वो ऐसा कुछ हो जाएगा आपके साथ, इस तरीके की कुछ बात? उनको किसी ने बताया कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल को मारने के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई है। आपने छात्र राजनीति और सरकारी शिक्षा पे भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। लंच के टाइम पे फ्राइडे को चीफ जस्टिस मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ के एक कोने में ले गए और मुझसे बोले कि ब्रदर, मैं आपको अयोध्या मैटर में नॉमिनेट करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, इसी दौरान मुंबई में भी अटैक हुआ था, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट इस पे आया? जिस दिन मुंबई में 26/11 को अटैक हुआ था, 26/11 को रात को वहाँ पे 8-9 बजे मेरे ख्याल से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था। आपने पढ़ाई करी साइंस की और उसके बाद आप आए वकालत में, ये क्यों सर? फैसला देने की नौबत आई तब जो है बहुत बड़े बड़े प्रेशर इस बात के थे कि इस मुकदमे को तय मत करिए, छोड़ दीजिए। इस सवाल का मकसद मेरा पूछने का है कि जो बच्चे आज वकालत कर रहे हैं या जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? स्वागत है दोस्तों मेरे शो द डेमोक्रेटिक हिंदू न्यूज़, शो विद PKKN। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, मुझे अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है उनके साथ पॉडकास्ट करते हुए, क्योंकि जो अयोध्या राम मंदिर का फैसला आया था, जिनको उन्हीं के नाम से पहचाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। दूसरा, उन्होंने अपने कार्यकाल में 1,40,000 से ज़्यादा निर्णय दिए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जुडिशरी के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, जो कि अपने निडर फैसलों के लिए जाने जाते हैं। फॉर्मर जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी, नमस्कार। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। मैं भी आपके सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर देखिए, मैं जिस टॉपिक पे आना चाहता हूँ और आप मुझसे सहमत होंगे, हम पहले उसी से बात करते हैं जिससे हमारे को एक पहचान मिली, हमारे को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आपने दिया जो आप पूरा विश्व जिसके लिए इंतज़ार कर रहा था। तो सर, जिस दिन आपको ये पता चला कि आप राम मंदिर के इस मुद्दे के जज हैं और ये फैसला ये आपको संभालना है, ये केस, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, उस समय हमारे चीफ जस्टिस गोखले साहब थे, HL गोखले। तो बेंच ये ऑलरेडी 3 जजेस की इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1989 से ये हियरिंग इसकी चल रही थी और जजेस आते थे, रिटायर हो जाते थे, बदल जाते थे और ये 20 साल के लगभग चलता रहा है। सही 2008 में, उस समय मुझसे पहले एक जस्टिस OP श्रीवास्तव साहब थे, वो इस बेंच में थे, वो रिटायर हो गए थे और बेंच में एक जज को नॉमिनेट करना था। तो चीफ जस्टिस ने एक दिन लंच के टाइम में, हमारे यहाँ फ्राइडे को जॉइंट लंच होता था सारे जजेस का लाइब्रेरी में, तो उसी में लंच के टाइम पे फ्राइडे को चीफ जस्टिस मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ के एक कोने में ले गए और मुझसे बोले कि ब्रदर, मैं आपको अयोध्या मैटर में नॉमिनेट करना चाहता हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो मैंने कहा, चीफ, ये तो आपका प्रिविलेज है, आप जिसको चाहे नॉमिनेट करें और अगर आप मुझको समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले, ब्रदर, मैंने कहा इसमें पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बोले, ब्रदर, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसलिए पूछना आवश्यक था। तो मैंने कहा, चीफ, मेरे लिए तो ये एक केस है और मेरा मानना है कि केस है तो इसको डिसाइड होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मुझे नॉमिनेट किया तो मैं इसको तय कर दूंगा। तो बोले, अरे ब्रदर, इट इज़ सच ए सेंसिटिव मैटर, यू नो, ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री इज़ इन्वॉल्व। तो मैंने कहा, चीफ, ये मेरा रेलिवेंट कंसिडरेशन नहीं है मेरे लिए मुख्य बात ये है कि मैं एक जज हूँ, ये एक मुकदमा है और इसको तय होना है, तो मैं इसको तय कर दूंगा। अरे वाह,
तो बोले वहाँ वैसे भी लगभग 20 साल हो रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि तय हो जाए, तो ठीक है ब्रदर। तो उन्होंने मुझको नॉमिनेट कर दिया। ईमानदारी से बताओ, उससे पहले मैं वहाँ के जो इलाहाबाद के जो सीनियर जज थे, जज से रफ़त आलम साहब, उनके साथ बेंच में बैठता था। और वो जब अयोध्या की हियरिंग करने लखनऊ जाते थे तो मन में ये बात कई बार आती थी कि शायद अगर मैं इस बेंच में होता तो ये मुकदमा तय कर देता मैं। तब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वास्तव में ऐसा कुछ होगा हो जाएगा और मुझे इस बेंच में नॉमिनेट होने का मौका मिलेगा। बहुत खूब। तो जब ये मुझे मौका मिला तो अंदर से इस बात का थोड़ा सा एहसास हुआ और अच्छा लगा कि एक महत्वपूर्ण मामला है और मुझे इसको तय करने का मौका मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये ईमानदारी से तय हो सके। बिल्कुल। तो उस समय थोड़ा सा, तो मैं कहता हूँ गर्व तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ अच्छा ज़रूर लगा। और ऐसा लगा कि एक ऐसा मुकदमा जो नॉर्मली जजेस को अपनी पूरी कार्यकाल में जल्दी मौका नहीं मिलता है, वो मुझे मिला था। हालांकि मेरे जो रिश्तेदार वगैरह थे, जब उन लोगों को सबको पता लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे कहाँ तुम पचड़े में पड़ गए हो, ये बड़ा गड़बड़ मामला है और तुम इसको छोड़ दो। तो मुझे थोड़ा सा ये प्रेशर अपने रिलेशंस की तरफ से आया, दोस्तों की तरफ से, जो वेल विशर्स है उनकी तरफ से, हाँ कि इसको अवॉइड कर दो, छोड़ दो इसको। तो मेरी जो मिसेस थी, तो वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि तुम बताओ कैसा, तुमको क्या लगता है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। तो बोली कि अगर आपको लगता है कि ये मुकदमा आपको तय करना चाहिए तो आप करिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो उनका बड़ा मॉरल सपोर्ट मिला और फिर मैं इस पे आगे बढ़ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब इसी के बारे में सर ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसको हैंडल कैसे किया सर। आपने 5000 पन्नों का डिसीज़न दिया, आपने इसको बहुत कूलली ख़त्म किया केस को। उसके बाद ना कोई झगड़े देश में हुए, ना कोई किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। बहुत तरीके से, मतलब आपके एक्सपीरियंस ज़रूर दिखता है इसके अंदर। तो क्या था सर वो पूरा जर्नी? देखिए, ये बात ठीक है कि ये मुकदमा ऐसा था कि जो सुनता था वो एकदम से टेंशन में आ जाता था, लेकिन मैंने अपने मन मस्तिष्क में ऐसा कोई प्रेशर नहीं रखा। मैंने इसको बिल्कुल एक साधारण मुकदमे की तरीके से डील किया, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, रिकॉर्ड हज़ारों नहीं लाखों पेज में थे, हज़ारों किताबें साइट हो रही थी। तो इसका जो कहना चाहिए एरिया ऑफ कंसर्न जिसको हम कहते हैं, कि जो हमको कंसीडर करना था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, हद से ज़्यादा। बिल्कुल सर। उससे मैं परेशान नहीं हुआ और घबराया नहीं, और मैंने इसको एक साधारण मुकदमे की तरह से किया। मैं करता क्या था कि जैसे नॉर्मली मुकदमे में होता है, मैंने प्लीडिंग से शुरू किया और मैं उसका थोड़ा थोड़ा जिस्ट लिखाना शुरू कर दिया। और मैं बिल्कुल अपने को कूल रखता था, कोई प्रेशर नहीं, कोई दिमाग नहीं, और यह कि एक ईमानदार तरीके से इसको किया जाए। और मैं जब भी मौका मिलता था तब फाइलें पढ़ता था, रिकॉर्ड पढ़ता था और लिखाता रहता था, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो बहस होती थी वो लिखाता रहता था। तो मुझे लगता है कि मैंने, क्योंकि अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रखा इस मामले में, और उस ज़माने में लगभग आप समझिए कि 2 साल तक मैंने करीब 18 से 20 घंटे रोज़ इस पे काम किया। तो मुझे लगता है कि शायद इस प्रयास की वजह से और एक ईमानदार कोशिश की वजह से उसका एक अच्छा रिज़ल्ट मिला। नीयत क्योंकि ठीक थी, नीयत थी कि मुकदमा तय होना है, कोई इसमें किसी के कोई भेदभाव नहीं करना है। तो इसीलिए शायद ऐसा रिज़ल्ट मिला कि जब फैसला हुआ तो ना कहीं पत्ता खड़का, ना खरोंच आई, और शांति से काम हो गया। बहुत अपने आप में एक बड़ी बात थी सर। ये 5000 पन्नों की आपने जो जजमेंट दी, क्या हम इसे शॉर्ट में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, 5000 पेज का फैसला तो जो मेरा है, कहना चाहिए कि समुद्र को एक छोटी सी कुलिया में करके रखा है, वरना रिकॉर्ड तो इतना बड़ा था। मतलब हम समझ सकते हैं सर। 86 गवाह थे,
18,000 पेजेस के उनके बयान थे, हज़ारों पेज के डॉक्यूमेंट्स थे, और किताबें तो इतनी साइट हो रही थी, किताबें तो इतनी इतिहास की और कल्चर की, संस्कृति की, धर्म की, कुरान, रामायण, वेद, कौन सी किताब है जो इसमें नहीं रिलाई हो रही थी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स होती हैं वो भी हज़ारों की तादाद में साइट हुई थी। तो रिकॉर्ड बहुत बड़ा था। लेकिन मैं करता क्या कि एक सिरे से एक एक करके जो भी चीज़ें आती थी उसको एक लाइन से करके मैं लिखाता चला गया, पढ़ता गया, लिखाता चला गया, पढ़ता गया, लिखाता गया, पढ़ता गया, लिखाता गया। बाद में ऐसा ज़रूर हुआ कि फैसले में का कुछ पोर्शन ऊपर शिफ्ट किया, नीचे शिफ्ट किया, एक प्रॉपर तरीके से उसका एक शेप बनाने के लिए, ऐसा ज़रूर हुआ। और आप ये समझिए कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा कागज़, सफ़ेद कागज़ इस्तेमाल हुआ। और 25,000 हमारे जजमेंट पेपर हरे रंग का होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो लगभग एक रिम में 500 पेज आते हैं। अच्छा। तो हमने 55 रिम लिए थे, यानी लगभग 25,000 26,000 पेज से ज़्यादा लिए थे। और लास्ट में जजमेंट के लिखाने के लिए, छापने के लिए, और इतना पेपर कटा भी, ख़राब भी हुआ है ना, जैसे कोई लिखाया गया फिर बदला गया तो काटा गया उसको। तो आप समझिए कि 5,238 पेज का फैसला जजमेंट आने के उसमें बाद में सिर्फ 200-250 पेज बचे थे, बाकी सारा पेपर कट गया था। तो इतना पेपर इस्तेमाल भी हुआ इस पर। बताइए। तो इसलिए शांति से काम हुआ और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया गया। करेक्ट। तो जब मैंने इसको फैसला किया तब मेरे ऊपर कोई दबाव, प्रेशर इसको फैसले को लेके नहीं था कि अरे मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा। बस ये था, समय इसने बहुत लिया, मेहनत बहुत मांगी, और वो मैंने की भी। और 18 से 20 घंटे प्रतिदिन 2 साल लगातार मैं गाड़ी में चलता था तो पढ़ता हुआ चलता था। हमने देखा आपका सर वीडियो, कुछ ऐसा आपने बहुत बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। सर देखिए, मैं जानता हूँ इतना बड़ा डिसीजन मेकर आपको बनाया गया, आपको आपके हैंड ओवर किया गया इतना बड़ा केस, तो कुछ प्रेशर तो बाहर से भी आया होगा सर। एक मानसिकता ऐसी भी है देश में जहाँ के लोगों को नहीं पसंद होगा कि क्या जजमेंट आने वाली है, तो वो प्रेशर तो ज़रूर आया होगा। देखिए, कुछ प्रेशर तो जब बहस चल रही थी उस दौरान भी था। हाँ जी। उस समय अदालत में क्या होता था कि जब हम लोग बहस सुनते हैं तो कई बार वकीलों से कुछ सवाल पूछते हैं, तो कोई सवाल किसी पक्ष को लगा कि हमारे खिलाफ पूछ रहे हैं, तो उसका लगता था जज साहब हमारे खिलाफ जा रहे हैं। हाँ। तो उसने अलग तरीके के प्रेशर दिए, कभी शिकायतें करी, कभी चिट्ठियाँ लिखी कि साहब ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, और इस तरीके कुछ, कभी कोर्ट में भी कुछ नाटक हुए। हाँ। तो इस तरीके के प्रेशर ज़रूर आए, लेकिन उससे हम हिले नहीं बिल्कुल, और उससे हम दबाव में भी नहीं आए। और मेरा 25 साल का वकालत का अनुभव था, और 2008 में मैं अयोध्या बेंच में आया था, यानी 3 साल जज हो चुका था तब आया था, तो इतना नया भी नहीं था। हाँ जी। तो इसलिए उस प्रेशर को तो हमने निकाल लिया। जब फैसला देने की नौबत आई तब जो है बहुत बड़े बड़े प्रेशर इस बात के थे कि इस मुकदमे को तय मत करिए, छोड़ दीजिए। अच्छा जी। हाँ, किसी ने ये नहीं कहा कि इसको ऐसे करिए वैसे करिए। हालांकि कुछ लोग ये कहते थे ये तो हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, कुछ कहते थे मुसलमानों के पक्ष में देंगे, जैसा अपना अपना सोच, लोगों की सोच हो जाती है। बिल्कुल। इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक बड़ा जो प्रेशर था उस समय, जो देश के बहुत बड़े लेवल से सरकारी तौर पर लाया गया था, वो ये था कि आप छोड़ दीजिए, से मत तय करिए। अच्छा जी। हाँ, ये बड़ी भारी कोशिश हुई थी, लेकिन हम इस पर सरेंडर नहीं किए। हमने कहा नहीं, अब फैसला तैयार हो चुका है और फैसले की तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है, तो फैसला तो होगा ही होगा, और हम अपनी बात पे डटे रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बल्कि एक प्रयास भी किया गया था, हमारे यहाँ एक अर्जी लगाई गई कि इसको फैसले को टाल दिया जाए। अच्छा। जो फैसले की पहले 24 सितंबर को होना था, तो उससे लगभग 10-12 दिन पहले एक अर्जी लगाई गई कि साहब इस फैसले को आप टाल दीजिए, पार्टी आपस में सुलह करने की कोशिश करें। तो वो अर्जी हम लोगों ने शायद 17 सितंबर को खारिज कर दी।
तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए लोग, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गोखले साहब की और एक और ऑनरेबल जज की बेंच थी, तो उनमें आपस में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। एक का था कि हाँ फैसले को रोक दिया जाए, सुलह के लिए कोशिश कर ली जाए। दूसरे का जज का विचार था कि नहीं नहीं, जब फैसला तैयार है तो फैसला हो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमारे फैसले को स्टे कर दिया, हमारे फैसले को देने के लिए कि अभी आप मत दीजिए, अभी रुक जाइए। तो ये स्टे मेरे ख्याल से 22 या 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उसके बाद में क्योंकि 2 जजेस में डिफरेंस ओपिनियन हो गई थी, तो उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने 3 जजेस की बेंच बनाई जिसमें वो खुद भी बैठे, और फिर 28 सितंबर को उन्होंने ये अपील जो है खारिज करी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो पक्ष थे, जो हमारे यहाँ जो मुकदमे में जो पक्ष थे, उनके सबका कहना ये था कि नहीं नहीं साहब आप फैसला दीजिए। तो ये एक बाहर से थर्ड फोर्स था जो कोशिश कर रहा था कि फैसला ना होने पाए। तो उस समय बहुत किस्म के, अब उसको कहना लोग कहेंगे ऐसा बना रहे हैं इतने वर्षों बाद, ये वो है, लेकिन हाँ ये शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ कि बहुत तरीके से और बहुत किस्म से जो है ये कोशिश की गई कि आप फैसला रोक दीजिए। बिल्कुल सर। कोई डायरेक्ट इन बिटवीन, कोई धमकी इन बिटवीन, कभी कोई डायरेक्ट आपको बोला गया हो कि उस तरीके से कि हम ये कर देंगे या वो ऐसा कुछ हो जाएगा आपके साथ, इस तरीके की कुछ बात? जब तक फैसला दिया था तब तक धमकी तो कोई नहीं थी। अच्छा। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ लोग परस्यू कर रहे हैं, आपको नज़र रख रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कई बार ऐसा महसूस होता था। और फैसला देने से जब हमने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। तो लेकिन तब तक कोई सीधी ऐसी धमकी किसी ने नहीं दी। उल्टे सीधे फ़ोन कई आते थे, है ना, लेकिन किसी ने कोई धमकी नहीं दी कि अगर आप इस पर फैसला देंगे या नहीं देंगे या ऐसा देंगे वैसा देंगे, ऐसा उस समय नहीं हुआ। जो कुछ हुआ उसके बाद हुआ। अच्छा, उसके बाद हुआ। तो सर एक ये भी बात करते हैं, इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, इसी दौरान मुंबई में भी अटैक हुआ था, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट इस पे आया? जिस दिन मुंबई में 26/11 को अटैक हुआ था, 26/11 को रात को वहाँ पे 8-9 बजे मेरे ख्याल से ताज होटल में जो हुआ था, गोलियाँ शुरू हो गई थी। हाँ जी, है ना। तो जैसे और सब लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने टीवी पे देखा था, हमने भी, हम उस समय मुकदमे की हियरिंग चल रही थी। अच्छा। और हम लोगों ने भी इसको वहाँ पर लखनऊ में टीवी पे देखा था, और थोड़ा टेंशन तो हुआ इसका कि भाई ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो रही है, और अगर मुंबई तक में कुछ कर सकते हैं तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अगले दिन जो है जब कोर्ट की हियरिंग थी और हम लोग कोर्ट पहुँचे और कोर्ट में बैठे, तो वकीलों ने हमसे कहा कि साहब आज बम्बई में, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, तो आज हम लोगों ने तय किया है कि हम कोर्ट का काम नहीं करेंगे। और उस दिन उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अच्छा। तो वकीलों की स्ट्राइक हो गई थी, तो हम लोग जो है फिर चैम्बर में आ गए। तो उससे पहले सुबह कुछ एक किसी चैनल पे कुछ ऐसा 5-10 मिनट के लिए कुछ आया कि कुछ लोग कह रहे हों जैसे कि मतलब ये इम्प्रेशन दिया गया कि किसी आतंकवादी का ही कुछ वो है कि आपने यहाँ पे हमारे लोगों को बहुत तंग कर रखा है और बाबरी मस्जिद तोड़ दी और बड़ा अत्याचार होता है, तो इसलिए ये आवश्यक है हमारे लिए ये करना। ऐसा कुछ चैनल पे ऐसा किसी चैनल पे आया जो जस्टिस DV शर्मा साहब ने सुना था। अच्छा। और थोड़ा सा हमने भी सुना था उसको, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। हमने कहा ये तो ऐसे ही चलता रहता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जब हम लोग कोर्ट में चैम्बर में रिटायर होके आ गए, तो DV शर्मा साहब हमसे बोले कि भाई साहब देख रहे हैं क्या हिम्मत हो गई है इन लोगों की कि भाई बताइए बम्बई में अटैक कर दिया है और इस कदर गोलियां चल रही हैं और 12 घंटे से ज़्यादा हो गए और कोई कुछ हो नहीं पा रहा है अभी। तो हमने कहा शर्मा जी चिंता मत करिए, हज़ारों किलोमीटर दूर है, वहाँ से कोई गोली यहाँ तक नहीं आ सकती है, हम लोग बहुत सेफ़ है। बोले अरे नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, और आप थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखिए और मैं भी देखता हूँ। लेकिन उनके कहने से मुझे थोड़ी टेंशन हो गई कि भाई वहाँ की बात कर रहे हैं,
आज का पता नहीं पता। उस जमाने में देखिए 2010 का माहौल अलग था, बिल्कुल उस समय सब चीज़ें अलग थी। अब आप 2020 में या 25 में जो स्थिति है वो 2010 में नहीं थी, है ना। उस समय तो जब चाहे जहाँ बम फट जाता था, कुछ भी होता था, बहुत कुछ होता था, बहुत स्थिति अलग थी। तो हम जब हमने हाई कोर्ट से अपने मिसेस को फ़ोन किया कि हमने कहा हम आ रहे हैं और इलाहाबाद अब वापस निकलेंगे, यहाँ पे वकीलों ने स्ट्राइक कर दी है। तो बोले ठीक है। तो मैं जब गेस्ट हाउस पहुँचा तो हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे, मिस्टर CP भारती। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, भारती जी ये बताइए कि आप हमारे साथ ये सिक्योरिटी ये एक एस्कॉर्ट लगाते हैं। उस ज़माने में एक एस्कॉर्ट लेती थी खाली। अच्छा। हाँ, जिस पे एक ड्राइवर होता था, 2 सादा सिपाही लोग ऐसे बैठे रहते थे। हाँ, और बाकी कुछ ऐसा नहीं था। तो हमने कहा ये एस्कॉर्ट लगाते हैं, इससे आप समझते हैं कि इससे हमारी कोई सिक्योरिटी हो सकती है? तो बोले अरे माय लॉर्ड, वो तो जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब रामपुर से आ रहे थे और रास्ते में कुछ भीड़ ने उनकी गाड़ी रोक ली थी, तो सिक्योरिटी के लोग जो है ये एस्कॉर्ट वाले सबसे कूद के पहले भाग गए थे। तो हमने कहा तो फिर आप काहे के लिए इनको लगाते हैं हमारे यहाँ भाई? हम कहाँ, सरकार का भी खर्चा होता है और ये लोग कहीं और अपना काम करें। तो बोले साहब इसलिए लगा देते हैं कि ट्रैफिक जाम होता है तो थोड़ा रास्ता खोल के आपको जल्दी पहुंचा देंगे। अरे बताइए। तो हमने कहा अच्छा। और बोले साहब दूसरी बात यह है कि सबको मालूम रहना चाहिए कि जो कुछ बड़े से बड़ा अधिक पैसे वाला भी जो है ना, ये नहीं पा सकता जो हाई कोर्ट जज पा सकता है। अरे हमने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। अजीब लॉजिक। तो ये बात हुई। तो उस समय फिर मैं इलाहाबाद आ गया था। इलाहाबाद में भी रात को 2 दिन लगातार जो है DV शर्मा साहब का रात को फ़ोन आता रहा, वो लगातार वहाँ की बात करते रहे। वो 2-3 दिन चला था मैटर वहाँ पे, है ना। तो थोड़ी टेंशन तो उस ज़माने में उससे ज़रूर हुई, ऐसी बात नहीं कहता कि नहीं, बिल्कुल हुई। और थोड़ा ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी कोई ऐसा सवाल हो। लेकिन फिर ईश्वर कृपा से जो वर्क का जो काम का जो भाव था वो सब चीज़ों को सुपरसीड कर गया और हम काम के ऊपर ज़्यादा लग गए, तो बाकी चीज़ें हल्की पड़ गई। सर हमारा इंटरव्यू आपके साथ पॉडकास्ट करने का मेन मकसद ही यही था सर, कि जनता को, लोगों को पता हो कि जब आप एक ऐसे फैसले पे आप बैठते हैं जहाँ इधर गए तो सामने वाला नाराज़ होता है, उधर गए तो पूरा देश इधर का नाराज़ होता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उसको एक बहुत एक्सपीरियंस के साथ ही हैंडल किया जा सकता है। तो सर फैसले के बाद क्या चुनौतियाँ आई? जैसे मैं अब ज़रूरी बात है कि आपके घर पे एक पक्ष नाराज़ हो गया था, तो कुछ आपके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग या कोई धमकी या परिवार को किसी तरीके का कोई थ्रेट? देखिए मुझे सीधे धमकी नहीं मिली थी, जैसे मैंने अभी बताया। हाँ जी। जब तक फैसला दिया था, है ना। लेकिन कुछ अफवाहें ऐसी थीं कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल को ख़त्म करने के लिए सुपारी दी गई है देश अंदर, कुछ ऐसी बात, ये खबरें थी। तो ये खबर मेरी माताजी ने, वो आगरा रहती थी, शौकाबाद और आगरा में मेरे भाई रहते हैं, वहाँ पे उनके पास रहती थी, तो वहाँ उन तक ये खबर पहुँची। अच्छा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फैसले को डिलीवरी करने के लिए स्टे कर दिया, तो उसके बाद हमारी माताजी जो हैं करीब 26 तारीख को, 26 सितंबर को वो इलाहाबाद मेरे छोटे भाई के साथ आई। अच्छा। और उनको ये पता लगा, उनको किसी ने बताया कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल को मारने के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई है। तो देखिए मदर तो मदर ही होती है, बिल्कुल, है ना। और उनको कुछ नहीं दिखाई देता अपने बच्चों के आगे। बिल्कुल। तो वो आके मुझसे बोली कि ऐसा है, अब तुमने जितना जो करना था कर लिया, अब हो गया, अब तुम मना कर दो, अब तुम इसको नहीं करोगे और अब तुम्हें कोई फैसला नहीं देना है, समझे ना। हमें अपना बेटा ज़्यादा प्यारा है, बाकी सब चीज़ें वो है। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा नहीं होता है और सरकारी काम और सब काम ऐसे ही चलते हैं। तो वो मेरी मिसेज से बोली कि उसको, नूतन तुम देखो, तुमको नहीं लगता कल को इसको कोई नुकसान हो जाएगा? हाँ। तो तुमको भी तो वो होगा, तुम समझाओ इसको। और वो बड़ा इमोशनल हो गई, रोने वोने भी लगी। हाँ। और करीब 3-4 घंटे तक जो है वो मेरे पास बैठी रही और मुझसे कोशिश करती रही कि मैं अब फैसला देने से मना कर दूं। तो फिर जब मैंने कहा नहीं मम्मी अब ये नहीं हो सकता है, अब तो तारीख तय है, सब कुछ है, हमें करना ही करना है और सब होगा, ईश्वर के पास से ठीक होगा। तो फिर मेरे छोटे भाई ने उनसे कहा, बोली मम्मी आप परेशान ना हो, है ना, वो कह रहा है तो ऐसा ही है। और फिर
तो ये मैंने कहा डायरेक्ट मुझ तक नहीं थी, लेकिन अफवाहों में थी, जो मेरे रिश्तेदारों तक पहुंची, मेरे घर तक पहुंची, और उससे मेरी मदर को इतना परेशानी हुई कि वो इलाहाबाद आई फिर। हाँ जी, और फिर जब 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे वेकेट कर दिया, हाँ। तो फिर 29 तारीख को फैसला, 30 तारीख हम लोगों ने तय की हम फैसला देंगे। तो 29 तारीख को स्टेट प्लेन से हम लोग इलाहाबाद से लखनऊ निकले। हाँ। तो उसी समय मदर और छोटा भाई जो है वो भी 28 तारीख को जब स्टे वेकेट हो गया है, तो 29 तारीख को वो लोग सुबह फिर शिकायत के लिए वापस चले गए जी। वो बोले कि भाई अब फैसला देने के बाद पता नहीं क्या हो क्या ना हो, हम भी अपने घर में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो लोग वापस चले गए। फैसला देने के बाद में हाँ जी, करीब 8 महीने बाद जून 2011 में, हाँ जी, मध्य प्रदेश पुलिस ने, ATC ने करीब 7-8 सिमी के और इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को गिरफ्तार किया था मध्य प्रदेश पे। और उन लोगों के पास हमारे फोटोग्राफ मिले। अच्छा जी। हाँ, और लखनऊ के हाई कोर्ट के रास्ते के नक्शे, हम जहाँ रहते थे वहाँ से पूरे सब नक्शे वक्शे मिले, तो और उनके पास काफ़ी मटेरियल था। तो जब उन लोगों को उन्होंने इंट्रोगेट किया तो उन्होंने कहा कि हमारी तंजीम ने तय किया है कि हमको इस फैसले को देने वाले जजेस को ख़त्म करना है। तब मध्य प्रदेश वो बात न्यूज़पेपर में आई, छपी, और अच्छा। TV न्यूज़ वगैरह में भी आई थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई थी। फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने वो रिकॉर्ड की कॉपी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे पास भेजी वेरिफिकेशन के लिए कि वो फोटोग्राफ्स हमारे ही हैं, दिस एंड दैट करके, है ना। तो वो सब आए, तब पता लगा। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई छोटी बड़ी, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि चीज़ें उतनी साधारण नहीं हैं जितना हम समझ रहे हैं। और इनफैक्ट फैसला देने के बाद जो है अब थोड़ा सा समस्या बढ़ गई है। और सही बताएं तो कहते ना, पहले तो हम व्यस्त थे फैसले में, हाँ जी, तो उस समय दिमाग इधर उधर हम नहीं जा रहा था, हाँ जी। लेकिन अब फैसला हो गया, काम खत्म हो गया, तो फिर दिमाग इस तरफ जाने लगा। बिल्कुल। अच्छा, फिर जब खाली दिमाग होता है और इस तरीके की चीज़ें होती है ना, तो ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा डर भी पैदा हुआ, सही बताया आपको। और सर घर में भी उस तरीके जी हाँ, और यहाँ तक हुआ कि ये लोग जब पकड़े गए तो उसके बाद ये 2013 में, ये लोग 2011 में पकड़े गए थे जून में। हाँ जी। और 2013 से 30 और सितंबर और 1 अक्टूबर की रात को ये लोग जेल तोड़ के फिर भाग गए। ओहो। हाँ, और उसके बाद में ये लोग यहाँ गाज़ियाबाद तक आ गए थे, और मेरी बेटी यहाँ पढ़ रही थी, तो हमारे बच्चों तक आ गए थे लोग। और इनको मध्य प्रदेश की पुलिस ने बाद में आइडेंटिफाई किया जब बिजनौर में ब्लास्ट हुआ कि हाँ ये लोग वही लोग हैं जो वहाँ से भागे हैं। अच्छा। तो जब ये लोग बच्चों तक पहुँच गए तो थोड़ा डर जरूर लगा। बिल्कुल। और लेकिन अब कहते ना कि कुछ चीज़ें हाथ से बाहर की होती हैं, कुछ चीज़ें आप ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे सरकार की तरफ से बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कहा, लेकिन बच्चों ने कहा हम ऐसे सिक्योरिटी में कैसे ज़िंदगी बिता सकते हैं, कैसे मना कर दिया बच्चों ने? तो मना कर दिया। तो बाद में ये कई घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। और यानी सो मच सो कि मेरे भतीजे का एक छोटा किस्सा सुनाता हूँ। हाँ जी, कि मेरे भतीजे का यहाँ सेक्टर 62 में JP में पढ़ रहा था। हाँ जी। तो उसका मोबाइल फ़ोन जो है, वो नया मोबाइल iPhone उस समय आया था, मॉडल मुझे याद नहीं है, ये 2000 तारीख थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वो उसने नया ख़रीदा था। अच्छा। तो वो हॉस्टल से निकल के उसके चाचा का फ़ोन आया तो बात कर रहा था, 2 मोटरसाइकिल वाले आए और मोबाइल छीन के भाग गए। मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, कॉमन बात है। उसने मुझे फ़ोन किया कि ताऊ जी ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने यहाँ SSP वगैरह का, मैंने कहा भाई अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में लग के पता हो सकता है तो देख लें। तो कुछ पता नहीं लगा। ये घटना है अप्रैल की उस पर। और अगस्त में मैं रक्षाबंधन के टाइम पे मैं शिकोहाबाद जा रहा था, आगरा जा रहा था। तो मेरे भतीजे का मेरे पास फ़ोन आया, बोला ताऊ जी वो हमारा मोबाइल किसी ने अभी ऑन करने की कोशिश की, तो उसने, क्योंकि वो IT से कंप्यूटर में पढ़ रहा था, तो उसने अपने लैपटॉप वगैरह से कुछ कनेक्ट वगैरह कर रखा था। तो बोले उसने iCloud पे
मुझसे ओपन करने की परमिशन मांगी और वो अपनी लोकेशन जो है वो कराची सिंध पाकिस्तान बता रहा है। तो तब मैं चौंका, क्योंकि मोबाइल छिन गया वो कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल कहीं ग्रे मार्केट में इधर उधर बिक जाता तो भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन नोएडा में मोबाइल छिन के पाकिस्तान पहुंच जाए कराची, बड़ी बात है, ये थोड़ा अलग बात आती है। बिल्कुल। तो इस तरीके की घटनाएं हुई, बहुत सारी हुई। हमने लिखा पढ़ी में सरकार को भी कई बार दिया इस बारे में, और मैंने अपने थोड़ा, मुझे आईबी वगैरह ने थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में कॉशियस किया था, तो मैंने सरकार में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये भी कोशिश की कि मेरा ट्रांसफ़र यूपी से कहीं और कर दिया जाए। अच्छा, लेकिन उस पर किसी ने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपने अपना पूरा साहस दिखाया सर। सर, अब हम थोड़ा सा कुछ और जानना चाहते हैं आपके बारे में। आपने छात्र राजनीति और सरकारी शिक्षा पे भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसके लिए बहुत साहसी फैसले थे वो भी। देखिए, राजनीति पे तो मैंने डायरेक्ट फैसला नहीं किया है, मैंने शिक्षा के ऊपर जरूर किया है। यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी के ही मैटर थे हमारे पास। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में था, तो यूपी के ही मैटर थे। यूपी में मेरा विचार ये था, मेरा विचार आज भी है, कि अगर किसी भी किस्म का विकास होना है तो सबसे पहली जो बुनियादी आवश्यकता है वो प्राथमिक शिक्षा अगर शुरू से अच्छी नहीं होगी तो आगे अच्छी नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर आप अपने बच्चे को क्लास 1 से क्लास 8 तक अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो क्लास 9-10 में कैसे अच्छा तरह से पढ़ेगा, बिल्कुल 11-12 में कैसे पढ़ेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा। तो उसकी जो प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। प्राइमरी एजुकेशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सरकारी स्कूल है। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए, ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अगर प्राइमरी एजुकेशन का कोई सबसे बड़ा सोर्स है तो सरकारी स्कूल है। बिल्कुल ठीक से। सबसे ज़्यादा बच्चे उन्हीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की जो फीस वगैरह है उतनी हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रॉब्लम, फीस प्रॉब्लम अफोर्ड ही नहीं कर सकता, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते साहब। हम और आपके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल है ना। एक बच्चे के लिए तो हो तो चलो गुंजाइश, अगर हमारे 2-3 बच्चे हो तो हमारी तो पता चला तनख्वाह से ज़्यादा फीस चली जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि सरकारी स्कूलों में टीचर को बहुत तनख्वाह मिलती है, सरकार पैसा भी बहुत खर्च करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। सही। और सरकारी टीचर पढ़ाते भी नहीं हैं स्कूलों में। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए तो आप कहेंगे कि साहब आप मेरे को जो है सजा दे रहे हैं, मेरे बच्चों को सजा दे रहे हैं। ये मानसिकता है ये मानसिकता है। बिल्कुल। कोई आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर। तो इसका जिम्मेदार मैं उन अधिकारियों को मानता हूं जो सरकारी स्कूलों का प्रशासन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। बिल्कुल। अगर वो अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें और सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं तो अच्छी शिक्षा गरीबों को मिलेगी, क्योंकि गरीबों के ही बच्चे आजकल वहाँ जा पाते हैं। बिल्कुल। अब सरकारी स्कूल में कौन जा पाता है? गरीबों के बच्चे। हमारे देश में जहाँ आज आप सुनते हैं सरकार से कि 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है। है ना। तो 130-140 करोड़ की जनसंख्या में आप 60% से ज़्यादा लोगों को, 70% लोगों को राशन बांट रहे हैं। उन्हें अपने खाने की व्यवस्था नहीं है। जिनको नहीं बांट रहे हैं उनके पास अपनी खाने की व्यवस्था है, लेकिन और सुख सुविधा हो सकती है ऐसी भी जरूरी नहीं है। वो भी होंगे। बिल्कुल। तो ज़्यादातर 80% लोग, 90% लोग वो हैं जो बड़ी फीस देके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। उनके बच्चे सब सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत ख़राब है। बिल्कुल। तो मैंने ये फैसला दिया कि ये कंपलसरी किया जाए कि सरकारी अधिकारियों के, मंत्रियों के, जजों के बच्चे जो है वो सब सरकारी स्कूलों में पढ़े। अरे अगर वो पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों का स्तर सुधर जाएगा। बहुत बढ़िया। है ना। बच्चा शाम को आके, अगर बाप डीएम है तो उसको बताएगा पापा वो टीचर नहीं आती है, फलाने टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, वॉशरूम बहुत गंदा है, गेम्स स्पोर्ट्स का सामान नहीं है, ठीक है नहीं। बिल्कुल। तो वो अगले दिन ठीक हो जाएगा। तो दूसरे मतलब मेरा कहना ये था कि चपरासी और कलेक्टर, इनके बच्चे जब एक साथ एक जगह बैठ के एक शिक्षा पाएंगे तभी शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। बहुत बड़ी और बात कोई है दूसरा तरीका नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो ये फैसला मैंने 2015 में, अगस्त 2015 में दिया था।
बहुत बड़ा। और ये बहुत चर्चित हुआ पूरे हिंदुस्तान में, इस पे बहुत आर्टिकल भी लिखे गए, देखा मैं, इसीलिए मेरे बहुत आर्टिकल लिखे गए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन होता क्या है कि इस फैसले को जिनको लागू करना है वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिनके बच्चे जो है प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो अगर वो लागू करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना, चाहे हाई कोर्ट जजेज हो चाहे और कहीं के जजेज हो, बिल्कुल ठीक, निचली अदालत हो गए, बड़ी से बड़ी अदालत हो गए, सबके बच्चे बहुत बड़ी अदालत में हार्वर्ड पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हैं, है ना, कौन सरकारी स्कूल में पढ़ाने भेजता है। बिल्कुल। और वही बच्चे फिर बाद में आपको जज और वकील और बड़े वकील दिखाई देते हैं। सरकारी स्कूलों से तो पढ़ के कोई एक्सेप्शन हो गया आ जाए, मतलब करोड़ों बच्चों में एक बच्चा पहुंच जाता है तो कहते हैं रिक्शे वाले का बच्चा IAS बन गया, है ना, सारे रिक्शे वालों का तो नहीं बनता, तो वो एक एक्सेप्शन होता है। तो ये एक फैसला मैंने दिया था जिसने काफ़ी उस समय क्रांति की। आज भी लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत जगह मानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इसको लागू करने के लिए सबके कदम पीछे चले जाते हैं। इसी तरीके का एक फैसला मैंने दिया था स्वास्थ्य के ऊपर। अच्छा। हाँ, मेरा मानना ये है कि अगर देश में विकास होना है तो हर नागरिक का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप कोई काम तभी तो करेंगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। स्वास्थ्य ठीक होने की देखभाल कौन करता है? अस्पताल। ज़्यादातर अस्पताल सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? पता चला डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, मशीन नहीं चल रही है, वहाँ भी गरीब आदमी, वहाँ भी वही हालत है, वहाँ भी सिर्फ गरीब आदमी जाता है और गरीब आदमी पिसता है। हाँ जी, है ना। बड़े आदमी को कह दो सरकारी अस्पताल में चले जाओ तो घूर के देखेगा, अच्छा मुझे सजा दे रहे हो, मुझे मारना चाहते हो क्या? अरे भाई, अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो गरीब को क्यों मार रहे हो? उसको क्यों भेजे? बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब सोच में बहुत बड़ी बात। जब मुझसे आप कहते हैं कि मैं सरकारी अस्पताल में चला जाऊँ तो मैं पूछता हूँ, अच्छा मुझे मारना चाहते हो क्या? क्या ये बात मुझे गरीब के लिए नहीं सोचना चाहिए? तो मैंने एक फैसला ये भी दिया था कि सरकारी अधिकारियों को सरकारी अस्पताल में इलाज कंपलसरी होना चाहिए, और अगर वो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते हैं तो उनको जो रीइंबर्समेंट मिलता है ना इलाज का, वो नहीं मिलना चाहिए। ओहो। हाँ, तो उस पर भी कोई लागू करने को तैयार नहीं है। बल्कि रिसेंटली मैंने सुना है कि शायद उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तो समस्या तो ये है कि आप कहीं के जज देख लीजिए, सभी प्राइवेट में जाते हैं, कोई सरकारी अस्पताल में जाता कौन है? तो कोई इंटरेस्टेड नहीं हुआ कि ऐसा फैसला जो है बना रहे और ऐसा फैसला लागू हो सके। तो इसके अलावा मैंने ये भी दिया था कि जैसे सुरक्षा है, तो सुरक्षा ऐसे लोगों को ना दी जाए जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर आप अपराधी किस्म के लोग हैं, हाँ जी, तो आपने अपनी जान को खतरा खुद पैदा कर रखा है ना। बिल्कुल। तो आपकी सुरक्षा सरकार क्यों करे? बिल्कुल ठीक। तो मैंने उनके खिलाफ भी दिया था। मैंने ये दिया था जो लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, जो लोग करप्शन वगैरह करते हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। क्योंकि खाली मान लीजिए किसी ने 2-4 करोड़ रुपए कमा लिए और आपने पहले तो मुकदमा चलाया कि किसी को जल्दी सजा नहीं होती, उसकी ज़िंदगी में तो होती ही नहीं सजा, और मान लीजिए हो भी गई 1-2 साल की, तो उसका पैसे का कोई नहीं, पैसा तो उसी के पास रह जाता है। तो यानी माल जो कमा है वो मेरा, मौज में करता रहूँगा, थोड़ी बहुत थोड़ा जेल होगा तो होगा, वो भी 1000 में 1-2 केस में होगा कोई, सबको तो होगा नहीं। तो मैंने एक फैसले में ये भी लिखा था कि ऐसा प्रोविज़न बनना चाहिए कि जो लोग भ्रष्ट लोग हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए, तब जाके असली न्याय होगा। लेकिन अब 1,40,000 फैसले इसी तरीके से बने हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था। एक तो सर, इस सवाल का मकसद मेरा पूछने का है कि जो बच्चे आज वकालत कर रहे हैं या जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि किस तरीके आपने 1,40,000 से ज़्यादा निर्णय लिए अपने कार्यकाल में? ये अपने आप में जो हमारी न्यायपालिका है उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है। ये उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ का एक छोटा सा जवाब है। पूरी निष्ठा के साथ काम करिए। ठीक। जज का काम है फैसला देना। जज को चाहिए कि मुकदमों में तारीख ना दे, तारीख देने के बहाने ना ढूंढे, फैसला कैसे किया जाए, जल्दी कैसे किया जाए, इस पर सोचे। सर, आज हर आदमी यही चाहता है। हाँ, है या नहीं? ऐसा माहौल बन जाना चाहिए कि जब एक लिटिगेंट, एक वादकारी अपने घर से चले तो उसे भरोसा हो कि आज मेरे मुकदमे की तारीख लगी है और आज मेरा फैसला हो जाएगा, और फैसला हो जाए। आज होता क्या है कि हम
तारीख देने के लिए 1001 बहाने ढूंढ लेते हैं, लेकिन मुकदमा तय करने के लिए हमारे पास कोई कमिटमेंट नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। होता क्या है, फैसला जब मुकदमा तय करेंगे तो आपको फैसला लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता यही है कि शायद इसी वजह से कुछ समस्या है। वरना क्या वजह है कि देश में 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग हो और हम तय नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। अगर एक अकेला आदमी 1,40,000 मुकदमे तय कर सकता है तो और लोग भी कर सकते हैं, ये सारी पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप मतलब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल छोड़ा है आपने उन लोगों के लिए। और वकीलों के लिए मेरा कहना यह है कि वकीलों को भी देखिए, अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट सब वॉच करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, करना भी चाहिए। लेकिन वकीलों को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि वो, उनका काम है मुकदमे में बहस करना। हाँ जी। तो मुकदमा तैयार करें और जाके बहस करें, सिर्फ तारीख ना मांगे, भागे नहीं केस से। ये भी बहुत जरूरी है। ईमानदारी से, उनका कमिटमेंट मुकदमे को तय कराने के लिए होना चाहिए। हाँ ना कि मुकदमा टलवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी खासी फीस लेते हैं वकील। तो देखिए साहब, मुकदमा कैसे लोग कहते हैं अदालत में खर्चा बहुत होता है। हाँ जी, कहते हैं ना, लेकिन अदालत में कोई खर्चा नहीं होता। अदालत में क्रिमिनल केस में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। सिविल कोर्ट में वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी वगैरह का जो डिस्प्यूट होता है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत लगती है। अदालत में अगर असली खर्चा है तो सिर्फ वकील की फीस का है और कोई खर्चा नहीं है। तो आप बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, फिर मुकदमा तय क्यों नहीं कराते हैं? जो तारीख पर तारीख लेना चाहते हैं, मुकदमा तय कराइए। और दूसरा ये कि थोड़ा ये डिसेंट्रलाइज भी हो जाना चाहिए। आज क्या वजह है कि वकालत में कुछ लोग ही जो है ऊपर बैठे हुए हैं और बाकी सब बिल्कुल नीचे एक भीड़ की तरीके से हैं। हाँ जी। इसका मतलब कहीं ना कोई सिस्टम में ऐसी कमी है कि कुछ लोगों को कुछ ऐसा एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है जिससे कुछ ही लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं और सब लोग नहीं उठा पा रहे हैं। करेक्ट सर। फीस की इतनी डिस्पैरिटी नहीं हो सकती कि एक वकील 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए फीस ले रहा हो और एक को जो है 5,000 भी मिलना मुश्किल हो रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मैसेज है सर ये भी। और सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था। आपने पढ़ाई करी साइंस की और उसके बाद आप आए वकालत में, ये क्यों सर? ये कह दीजिए बिल्कुल ही एक चेंज, ये डेस्टिनी है। अच्छा। हाँ, देखिए था क्या, बचपन से मुझे कतई अंदाज़ा भी नहीं था, ना मेरी कोई आकांक्षा थी कि मैं वकील बनूंगा या जज बनूंगा। अच्छा। हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता था और इसीलिए मैंने साइंस बायोलॉजी के साथ ली थी। मैंने हायर सेकेंडरी किया बायोलॉजी से, साइंस से, इंटर साइंस से किया, बीएससी साइंस से किया। इंटर मैंने 1975 में किया था। इंटर करने के बाद में उस ज़माने में कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट एडमिशन एमबीबीएस के लिए होते थे, तो थोड़े से मेडिकल कॉलेज थे तब, ये प्राइवेट इतने सारे तो थे नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो यूपी में मेरे ख्याल से 6-7 मेडिकल कॉलेज होंगे सर। अच्छा। तो मैं उसके कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट में पीएमटी के लिए मैं एंट्रेंस टेस्ट में बैठा, लेकिन शायद मैं डॉक्टर बनने काबिल नहीं था, तो सीपीएमटी वालों ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा। और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर क्योंकि मैं इंटर साइंस से कर चुका था तो ऑब्वियसली बीएससी ही करना था आगे। तो मैंने बीएससी भी किया। बीएससी के बाद में ये था कि अब क्या करा जाए, क्योंकि उस समय लाइफ थोड़ी अनसर्टेन थी। हाँ जी। अब तो बहुत चैनल ओपन हो गए हैं। उस ज़माने में या साइंस वाला डॉक्टर, गणित मैथ्स वाला इंजीनियर और बाकी कॉमर्स वाला सीए और या आईएएस वगैरह, पीसीएस वगैरह ये होता था, है ना। तो बड़ी लिमिटेड चॉइस थी। तो बीएससी जब मैं करके आया तो मेरे पिताजी ने कहा कि बिजनेस कर लो, तो मुझे ये भी आइडिया बुरा नहीं लगा। तो मेरा विचार हुआ कि एक दवा की फैक्ट्री खोली जाए। अच्छा। हाँ, तो मैं दवा की फैक्ट्री खोलने के विचार से मैंने एक दवा की फैक्ट्री में एज असिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट ज्वाइन किया, ये जानने के लिए और सीखने के लिए दवा बनती कैसे है। हाँ, ताकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ जी। उसी के ज्वाइन करने के हफ्ते 10 दिन बाद एलएलबी की एडमिशन मेरठ कॉलेज में विज्ञापन आया। अच्छा। तो पिताजी बोले कि भाई अगर अपना व्यापार करना है, थोड़ा कानून वान की जानकारी हो जाए तो बुराई नहीं है, तो तुम चाहो तो लॉ में एडमिशन भी ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस ज़माने में इवनिंग क्लास होती थी, तो मैंने लॉ में एलएलबी में इवनिंग क्लास में एडमिशन ले लिया मेरठ कॉलेज में।
ये 1977 की बात है। दिन में फैक्ट्री भी जाते थे आप? दिन में फैक्ट्री जाता था, 4:45 बजे वहाँ से आ जाता था और कपड़े चेंज करके तैयार होके हाल के 5:15 का कॉलेज होता था, तुरंत कॉलेज भागता था और फिर कॉलेज अटेंड करता था और फिर वहाँ से रात को 9 बजे लौटता था और फिर पढ़ता था। तो जब मैं लॉ मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो लॉ में थोड़ा बढ़ गया और मैं लॉ की टेक्स्ट बुक वगैरह ला के पढ़ने लगा। तो शायद क्योंकि वहीं भाग्य चक्र जो है बदल रहा था। हाँ जी। और मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में मेरी लॉ में 3rd पोजीशन है। मैंने फर्स्ट डिवीज़न 3rd पोजीशन थी है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पाई थी और 80 में लॉ पास किया और फिर ये तय किया मैं वकालत करूँगा। तो मुझे सब ने डिस्करेज किया, अरे वकालत में क्या है, 10 साल बैठे रहो पेड़ के नीचे, कुछ नहीं होता है। अब तो ये टीवी देख देख के लोगों का बड़ा डिफरेंस हो गया है। उस ज़माने की हालत ये थी कि जब आप लॉ कर रहे होते थे तो लोग पूछते थे क्या कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, अच्छा और क्या कर रहे हैं ये पूछते थे। तो फिर मैं पिताजी से कहा कि मैंने कहा मैं वकालत करूँगा। तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया सिवाय मेरे फादर के। वो बोले कि हाँ अगर चल जाए तो वकालत भी ठीक है। तो ये अगर शब्द बड़ा भारी था, अगर चल जाए। तो मेरे पिताजी के वकील हुआ करते थे श्री S.C. बुधवार साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी से कि अगर वो वकालत करना चाहता है तो तुम उसे मेरे पास भेज दो। और वो मेरे पिताजी के से बड़ा इम्प्रेस थे, बोले अगर तुम्हारी बुद्धि का उसमें 1% भी होगा तो वकालत में चल जाएगा। अरे वाह। तो मैं साहब 1980 सितंबर में इलाहाबाद बुधवार साहब के पास पहुंच गया और फिर मैं 25 साल मैंने वकालत की, कस के वकालत की। और ईश्वर की कृपा से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बहुत व्यस्त वकील थे उनकी में आ गया था एक तरीके से। और 2005 में फिर मैं जज हो गया। तो ये मेरी शुरू की प्लानिंग नहीं थी, ये भाग्य चक्र ने बदल के मुझे बाद में यहाँ पहुँचा। सर उसका फ़ायदा हुआ ना, देखिए आपने तकरीबन 1.5 लाख इसका केसों का फैसला किया। हाँ ये उसी का आपको वो मिला। आप तो आपको कह सकते हैं लगभग 3,500-4 हज़ार केस NGT में भी तय हो गए होंगे। तो अब तो कुल मिला के 1,44,000-45,000 केस हो ही गए होंगे सब। बताइए सर, बहुत बहुत बढ़िया, बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा मैसेज भी है बाकियों के लिए। हाँ जी सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको हमारे पॉडकास्ट पे बुला के, और इतना कुछ जानने को मिला हमारे ऑडियंस को। और जो लॉ के स्टूडेंट्स होंगे जो आगे इसमें परस्यू करना चाहते हैं, उनको आगे फ्यूचर में कैसे काम करना चाहिए, क्या उनकी प्रणाली, क्या कार्यशैली होनी चाहिए, सब आज उनको जानने को मिला होगा सर। देखिए जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं और वकालत में जाना चाहते हैं, सिर्फ उनको एक मैसेज है कि चिड़िया की आँख की तरीके से, जैसे अर्जुन से कहा ने देखा था चिड़िया की आँख, हाँ जी, उसी तरीके से अगर वकालत करनी है तो कस के मेहनत करो, भरोसा रखो, डटे रहो, और बाकी जब कोई नहीं देखता तो कोई ना कोई ज़रूर देखता है। हाँ, बाकी सब वो करेगा। एक अच्छी नियत से अपना काम करिए और सब ठीक हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कॉमर्स जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी, और मैं जानता हूँ ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्यूरियोसिटी हमारी कई सालों से बनी हुई थी, जिस केस के बारे में हम कई सालों से सुनते आ रहे थे, उसका फैसला इन्हीं के हाथों द्वारा हुआ। तो धन्यवाद करते हैं हम सर का, और आप इसी तरह बने रहिए मेरे अगले गेस्ट के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।